हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ के पार्ट 3 क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 में। अगर आपने अभी तक हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले जाकर के उसको देख लीजिए। और यहाँ पर हम बना रहे हैं पार्ट 3। देखिए, ये जो चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, इस चैप्टर को हम पार्ट 4 तक लाते लाते आप समझ लीजिए पार्ट 4 ही आखिरी होगा और वहाँ पर हम इस चैप्टर को आपको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके ख़त्म कर देंगे। ये है पार्ट 3। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो है हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान कैसे बना था। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर कई सारे पॉइंट दिए गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया, कैसे जो असेंबली के जितने भी मेकर्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनको सेलेक्ट किया गया, वो सारा प्रोसेस यहाँ पर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है फॉर्मली द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। तो यहाँ पर दिया कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, ठीक है। और इट हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। तो कई बार एक मार्क्स का सवाल आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट सिटिंग कौन से दिन हेल्ड हुई थी। तो आपको डालना है उसमें उत्तर के आंसर में आपको डालना है 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। क्योंकि अब जो है सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस कर दिया 20 मार्क्स के एमसीक्यूज जो पहले आते हैं, तो उसमें अब आपको एक छोटे छोटे क्वेश्चनों का भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यूज में वो आ सकता है। तो जहाँ पर भी कोई भी पॉइंट बनेगा मैं आपको वो चीज़ें बताता हुआ चलूँगा। एंड रिजेंबल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947। तो 13 अगस्त को जो है जो पार्टीशन हो गया था और 14 अगस्त को पहली सिटिंग हुई जिसमें डिवाइडेड इंडिया ने जितने भी हमारे मेंबर्स थे, जो पाकिस्तान के मेंबर्स थे, उनको सीज कर दिया गया था। और जितने भी हमारे मेंबर्स थे, केवल भारत के मेंबर, इंडिया के मेंबर, जिन्होंने 14 अगस्त 1947 को सिटिंग की थी पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स वर अलॉटेड सीट्स प्रोपोर्शनल टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन रफली इन द रेशियो ऑफ 1:10 लाख। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ आपका क्या बताया गया है, यहाँ पर आपको किस चीज़ के बारे में बताया गया है। सिंपली जो भी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग थे, उनको कैसे सेलेक्ट किया गया है, वही यहाँ पर आपको इस पॉइंट में बताया गया है। तो 10 लाख रेशियो में से 1% को इसमें से सेलेक्ट किया जाता था। ये यहाँ पर आपको आपकी बुक में बताया गया है। अगले पॉइंट पे ध्यान दे लेते हैं। द सीट इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। तो जो भी सीट डिस्ट्रीब्यूट होती थी वो 3 मेन कम्युनिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। कौन सी थी वो 3 मेन कम्युनिटीज़? मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है कि वो 3 मेन कैटेगरीज कौन सी थी जिनमें सीट्स डिवाइडेड हुई थी? मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। सी एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के भी फॉर्म में आ सकता है। तो 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, इसको आप ध्यान देते हुए चलेंगे। अगला है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये इसको कहते हैं पीआर विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके बारे में आप इलेक्शन, अगला जो आपका चैप्टर है इलेक्शन, उस पर पढ़ेंगे। जैसे अगला तो आपका फंडामेंटल राइट, और उसके बाद है इलेक्शन वाला चैप्टर, उसमें आप पढ़ेंगे पीआर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो एक लंबा चौड़ा आपको पैराग्राफ दे रखा है वहाँ पर, तो वहाँ पर पढ़ करके आप इसको समझ जाएंगे। अब अगला दे रखा है मेथड ऑफ सिलेक्शन इज डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशन। तो देखिए मेन यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर क्या है, हमको फोकस करना है कंसल्टेशन पे। कंसल्टेशन का मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है कि डिस्कशन होता था। मेथड ऑफ सिलेक्शन पे मतलब कि किनको सेलेक्ट करना है, कौन से बेसिस पे सेलेक्ट करना है, वो डिस्कशन होता था। ये जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं ये सब डिस्कशन करके ही तो रूल्स बनाए गए हैं। तो डिस्कशन होता था और तब जाकर के मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता था। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है आपके बुक में, अगला टॉपिक आपको दिया हुआ है। तो इसको भी वही डिस्कस करके हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। आफ्टर पार्टीशन मेंबर्स हु वर इलेक्टेड फ्रॉम टेरिटरीज विच फेल अंडर पाकिस्तान सीज्ड टू बी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब भाई पार्टीशन हो गया भारत का, तो जो भी टेरिटरीज पाकिस्तान में थी और उनके मेंबर्स को इंडियंस ने सीज्ड कर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने के लिए। तो सिर्फ यहाँ पर जो इंडियन मेंबर्स थे वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे और जो पाकिस्तानी मेंबर्स थे उनको सीज्ड कर दिया गया था। अब असेंबली वाज रिड्यूस्ड टू 299। पहले थे 300 कुछ थे, और जब पाकिस्तान के मेंबर्स को सीज्ड कर दिया गया तो असेंबली में मेंबर रिड्यूस कितने हो गए? 299। ये 299 मेंबर्स कौन थे? ये इंडियंस थे। तो आगे क्या कह रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। अब देखिए
एडॉप्टेड और केम इनटू फोर्स में बहुत डिफरेंस है। एडॉप्टेड मतलब हमने उसको एडॉप्ट कर लिया था इस दिन पे, केम इनटू फोर्स में मतलब संविधान को लागू कब किया गया था, वो इस दिन पे 26 जनवरी 1950, 26 जन 1950। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949। देखिए एडॉप्टेड मैंने आपको बता दिया है, एडॉप्टेड और इनटू फोर्स में बहुत फर्क है। एडॉप्टेड का मतलब हाँ भाई हमने एडॉप्ट कर लिया है, पर इनटू फोर्स मतलब उसको लागू कब किया गया, वो था 26 जन 1950। In addition, the assembly had 28 members from the scheduled caste। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका 28 मेंबर्स असेंबली के जो भी थे वो आपको शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने रिजर्व करवा दिए थे। अब देखिए आपका अगला टॉपिक जो आपके बुक में दिया हुआ है वो है द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। While in any assembly that claims to be representative, it is desirable that diverse sections of society participate. It is equally important that they participate not only as representative of their own identity or community. Each member deliberated upon the constitution with the interest of the whole nation in mind. इस पैराग्राफ में मेन इंपॉर्टेंट लाइन आपको कहाँ पे दी हुई है, ईच मेंबर डेलिब्रेटेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंटरेस्ट ऑफ द होल नेशन इन माइंड। जितने भी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनको यहाँ पर ये बताया गया है कि ईच मेंबर को जो है यहाँ पर अपने नेशंस के लिए रूल्स बनाने या फिर जो भी करना है नेशंस के लिए करना है, अपने ओन इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनको नहीं करना है। पर फिर भी देयर वर ऑफन डिसएग्रीमेंट्स अमंगेस्ट मेंबर्स बट फ्यू ऑफ दिस डिसएग्रीमेंट्स कुड बी ट्रेस्ड। आपने कोई रूल लेके आए, आप कोई रूल लेके आए, मेरे को लग रहा है वो रूल मेरे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि मैं उस चीज़ को अपने इंटरेस्ट में देख रहा हूँ, मैंने नेशन का इंटरेस्ट नहीं देखा क्या इस रूल से नेशन को फ़ायदा होगा, मैं अपना इंटरेस्ट देख रहा हूँ। तो अगर इसमें मैं कुछ बोलता भी था या डिसएग्रीमेंट्स भी करता था तो जो ये डिसएग्रीमेंट्स थे ट्रेस्ड हो जाते थे, मतलब लोग जान जाते थे कि ये अपने जो है इंटरेस्ट में कह रहे हैं, नेशन के इंटरेस्ट में नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ पर मेन जो बात यही कही गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जितने भी थे ये ज़रूरी था कि वो अपने इंटरेस्ट में ना बोल के वो नेशन के इंटरेस्ट में बोले, होल नेशन इन माइंड। अब देखिए लेजिटिमेट डिफरेंस एंड द डिफरेंसेस वर मेनी। बहुत सारे डिफरेंस थे इसमें, बहुत सारा सोचा गया कि इंडिया को कैसे क्या क्या इसमें सिस्टम लाना है, इसके बारे में बहुत विचार किया गया। अब देखिए क्या क्या विचार किए गए, क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप हुए वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। शुड इंडिया अडॉप्ट अ सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ये भी वहाँ पर एक क्वेश्चन उठाएगा, क्या भारत को, इंडिया को सेंट्रलाइज सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए या फिर डिसेंट्रलाइज सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। ये आपने पढ़ा है शुरुआत से, आप 7th 8th 9th 10th में पढ़ते हुए आए हैं सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। अब देखिए एक और जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो होता है व्हाट शुड बी पावर ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी की पावर्स क्या होनी चाहिए, कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब की पावर्स क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, नहीं इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ये सारे क्वेश्चन भी पुटअप किए गए। अब देखिए दे डिड नॉट सिंपली एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट बट गेव प्रिंसिपल्ड रीजन्स। दे का मतलब कहाँ है, यहाँ पर मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दे डिड नॉट सिंपली एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट, वो अपना मतलब कोई भी अगर वो पुट कर रहे हैं, क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, उसका रीजन पुट कर रहे हैं, तो उनको अपना इंटरेस्ट, अगर किसी ने उनसे पूछ ले कि आप तो इसमें नेशन का इंटरेस्ट नहीं देख रहे, आप अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो उसमें जो भी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उनको रीजन्स देना पड़ता था कि नहीं नहीं इसमें ये रीजन है, मैं अपना इंटरेस्ट नहीं देख रहा, मैं भी जो है होल नेशन इन माइंड रख करके चल रहा हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 3। पार्ट 4 भी जल्दी आने वाला है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।